नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं भूगोल का चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इस वीडियो को आप लोग क्लिक किए हैं तो पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको ज़रूर कुछ न कुछ जानकारी मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो आज अगर आप एसएसटी के सिलेबस नहीं देखे हैं तो वीडियो बना दिए हैं जी, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं कि एसएसटी का सिलेबस क्या है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए और उसके अनुसार हम अपना चैप्टर चालू कर दिए हैं। आज से अध्याय 1 चालू हो गया है जियोग्राफी को। तो हम चलिए देखते हैं। तो हमारा है हेडिंग संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं, संसाधन का। जैसे मिट्टी हमारे लिए आवश्यक, क्योंकि अगर जमीन मिट्टी रहेगी तो उस पे हम लोग फसल बोएंगे, ये हमारे लिए क्या है, जरूरी है। हवा क्या है, हमारे लिए जरूरी है। अगर हवा न रहेगा तो हम लोग जीना मुश्किल हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, जिससे पेड़ पौधे उग नहीं पाएंगे। तो ये हमारे क्या है, संसाधन है। अगर ये सब चीज़ें हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, अगर ये चीज़ें न मिले तो हम लोग जीवित न रह पाएंगे। तो जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन की विशेषताएं यहाँ लक्षण देखेंगे। तो संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। कि संसाधन प्राकृत, जो प्राकृत द्वारा बनाया गया है, और जो मानव द्वारा बनाया जाने वाला है, ये दो प्रकार के संसाधन हो सकते हैं। संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, संसाधन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। संसाधनों का उपयोग बनाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। संसाधनों का उपयोगी बनाने के लिए, कि संसाधनों का उपयोगी, यदि कहीं पे जमीन बंजर जमीन है तो उसे जोत कर हम क्या बनाए जा सकते हैं, उपयोगी बनाए जाते हैं। अब जमीन क्या है, मिट्टी क्या है, एक हम लोग का संसाधन है। क्या संसाधन है, कि जिसके सहायता से हम कोई कार्य कर सके। जैसे अगर मिट्टी है, जमीन है, तो उसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अनाज उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या है, हमारे लिए उपयोगी है। अगर कोई संसाधन है तो उसका हम उपयोग करेंगे, तभी वो हमें उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। कोई भी संसाधन, जैसे अगर गेहूं बोना होगा तो अगर बंजर भूमि होगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें जोतना पड़ेगा। तो उपयोगी बनाने के लिए, उपयोग करने के लिए हमें उस पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद से हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जो जैव मंडल में मिलते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, पशु, ये सब क्या है, जैव मंडल है। यानी कि जीव, जिसमें जीव होता है वो क्या होता है, जैव मंडल होता है। और जैव संसाधन, वे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर। यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनता है। मिट्टी कैसा संसाधन है, अजैव संसाधन है। हवा कैसा संसाधन है, अजैव संसाधन है। पानी कैसा संसाधन है, अजैव संसाधन है। धातु कैसा है, अजैव संसाधन है। पत्थर क्या है, अजैव संसाधन है। जो चीजें क्या निर्जीव होती है वह कौन से संसाधन में आती है, अजैव संसाधन में आती है। और जो चीजें जिसमें प्राण होता है, जिसमें जान होता है, वह अजैव संसाधन होता है। तो 1-1 नंबर में आपसे यहाँ से उदाहरण आप दो जैव अजैव का याद रखिएगा।
और इसका परिभाषा भी पूछ देता है और अंतर भी पूछ देता है। तो हमारे लिए 2-2 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से देखेंगे समप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। समप्यता के आधार पर समप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। इसको गलत हो गया तो इसको न देखिएगा, यहाँ से शुरू किया गया है। तो समप्यता के आधार पर संसाधन 2 पर, यानी कि समप्यता का मतलब होता है समाप्त के आधार पर। वे संसाधन जो समाप्त भी हो सकते हैं और नहीं समाप्त होते हैं, उसे 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन यहाँ से शुरू है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय नया संसाधन कहते हैं। नवीकरण में ऐसा याद रखिएगा कि ये क्या है, एक ऐसा साधन जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। अब सूर्य से ऊर्जा लिए आज, तो फिर से हम कल ले सकते हैं। ऐसे ऊर्जा जो हम ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम आज भी करेंगे और कल भी कर सकते हैं उस वस्तु से। एक वस्तु से आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं और आने वाले समय में कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। आज जल पी रहे हैं तो कल भी पिएंगे, पीते रहेंगे। उसके बाद से अनवीकरणीय संसाधन देखेंगे, तो वैसे संसाधन जिसका उपयोग एक ही बार हो कर सकते हैं। कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसको एक बार उपयोग कर लेने पर हम दोबारा उसका उपयोग कभी नहीं कर पाएंगे, उसे ही अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला। यदि आप लकड़ी को जला देंगे तो क्या वो दोबारा उपयोग में आ सकता है? वो तो कोयला बन जाएगा, एकदम राख बन जाएगा। तो क्या आप उसको दोबारा उपयोग में ला सकते हैं? तो जिस वस्तु को हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और एक है कोयला। तो कोयला क्या, आप लोग कोयला को एक बार जला सकते हैं, 2 बार जला सकते हैं, 3 बार जला सकते हैं, लेकिन उसको बार बार नहीं जला सकते हैं। तो ऐसा वस्तु जो एक बार उपयोग या 2-3 बार उपयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और जीवाश्म ईंधन में आ जाएगा आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल। क्या आप लोग 1 लीटर तेल में जाएंगे, कहीं पे अपने नानी के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाएंगे 1 लीटर दूर और आपके नानी के यहाँ दूर है और बीच में ही तेल खत्म हो गया, तो क्या उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं? तो आप लोग उपयोग उसमें अब जाने के लिए आपको तेल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने पर दोबारा, अब पेट्रोल उसमें दोबारा थोड़ी ले पाएंगे, वो तो खत्म हो गया। तो ऐसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने पर दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन, धातु इत्यादि। आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें लगे कि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है और हम आगे की वीडियो ऐसे ही लाया करें। उसके बाद से आगे देखेंगे तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार के होते हैं? 4। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखा जाए व्यक्तिगत संसाधन, जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उदाहरण किसी किसान की भूमि पर घर इत्यादि। कौन सा व्यक्तिगत संसाधन होता है? वे संसाधन जो हम अपने खुद पैसे से और हमारा है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे यदि आप एक कार खरीद लिए, तो वह क्या हो गया, आपका निजी हो गया और व्यक्तिगत हो गया। आप अब किसी को दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ये आपके मर्जी है, क्योंकि आपने खुद अपने पैसे से खरीदा है, तो आप खुद के लिए होता है। और समुदाय क्या मतलब होता है, वह सरकारी होता है, कोई भी जाकर उपयोग कर सकता है। और व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है कि वह
बस व्यक्ति अपना ही उपयोग कर सकता है और कोई उपयोग नहीं कर सकता है। जैसे घर घर है तो क्या आपके गांव के लोग उपयोग कर सकते हैं? यदि आप देंगे तभी उपयोग कर सकते हैं, नहीं देंगे तो नहीं उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि घर क्या है, आपका व्यक्तिगत संसाधन है, आपने खुद अपने पैसे लगाकर उसको बनाया है, न कि दूसरे के पैसे से। अगर दूसरे अब एक मंदिर देख लीजिए, अब एक मंदिर बनाने में क्या होता है कि चंदा लेकर बनाया जाता है। तो क्या होता है कि व्यक्तिगत संसाधन नहीं होता है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया है, वह समूहों द्वारा बनाया गया है, सबसे पैसे लेकर बनाया गया है, तो सब व्यक्ति उसमें जा सकते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन। और यदि मंदिर आप पर्सनल आप बनाए हैं और अपने लिए बनाए हैं तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ में आया होगा तो यस लिखकर कमेंट में जरूर जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको पीडीएफ नोट्स समय पर मिल सके। उसके बाद से देखेंगे सामुदायिक संसाधन, जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है। उदाहरण जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल आदि। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक चीज होता है जो समाज के लिए बनाया जाता है। अब देख लीजिए कि शमशान भूमि, ये शमशान भूमि क्या है, ये सामुदायिक संसाधन समूह के लिए बनाया गया है। ये सब उपयोग कर सकते हैं, न कि एक आदमी कर सकता है, ये सबके लिए है। शमशान भूमि सब लोग जाकर वहाँ पे मृतकों को जलाते हैं, तो वह सबके लिए है। सार्वजनिक पार्क, जब पार्क बनता है तो वह एक व्यक्ति के लिए नहीं बनता है, जबकि वह सामुदायिक संसाधन में आता है। उसके बाद से हम लोग एक ले लेंगे, बनता है आपके गांव में शौचालय, तो सार्वजनिक शौचालय उस पर देखिएगा लिखा होगा, तो सार्वजनिक माने सबकी, सबके लिए, तो वह क्या है, सामुदायिक संसाधन में आएगा। वह क्या होता है कि गांव के सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अकेला कोई लैट्रिन बनाया है तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा, जबकि जब सरकार द्वारा बनाया गया है तो वह सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से राष्ट्रीय संसाधन, जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। जैसे सरकारी जमीन, कोई सरकारी जमीन होता है तो वह उसका सरकारी जमीन होता है तो वह क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। उस पे भारत सरकार ही कुछ काम कर सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई बंजर भूमि है तो उस पे आप कोई कार्य, यदि खाली है तो कर सकते हैं, और अगर जब सरकार आएगी तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर वह जमीन है तो। जैसे रेल, तो रेल एक क्या है, एक राष्ट्रीय संसाधन है, ये राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के हित में चलाया गया है कि इससे लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। उसके बाद से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग एक राष्ट्र के द्वारा होता है। जैसे आप लोग को एक उदाहरण देंगे कि ये भारत का नक्शा देख लीजिए कि तो क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है कि यदि कोई, जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि यदि यहाँ पे आपका चीन है तो भारत के 200 मीटर अंदर के नजदीक कोई भी चीज होता है तो वह क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाएगा। यदि और उसके 200 मीटर के अंदर, और देख लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए कि सिंधु नदी का क्या होता है कि पानी है, तो सिंधु नदी का पानी क्या होता है, आधा भारत यूज करता है और आधा क्या यूज करता है, पाकिस्तान यूज करता है, क्योंकि वह भारत से कुछ किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान से ही कुछ किलोमीटर दूर है। तो जब किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ दूरी पर कोई वस्तु हो और उसका उपयोग जो दो देश करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन
कहते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। और ऐसे ही चैप्टर वाइज आपका सिलेबस पूरा होता रहेगा और इसका आप नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा और नोट्स बनाना होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और समझ में आएगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, उस पर यस सर लिख कर जरूर बोले। तो ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले, और हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे आपको PDF नोट्स मिल सके। जय हिंद दोस्तों।